हवेली के इहाते में कदम रखते ही हॉल में मुस्तराबाना अंदाज में टहल रही दी जान जिस बेकरारी से उसकी सिमत लपकी थी उसे अपने हिसार में लेते रगो पैर में दौड़ते शरारे उजलात में तनाव आप ही आप जाहिल हो गया था उसका। तभी दनदनाते हुए दाजी समेत शहबाज, शिराज उस्मानी और दोनों दामाद जफर और कदीर जिलानी दाखिल हुए और दिलावर की फौरन बैठक में पेश तलबी की गई, क्योंकि जान जोखम में डाल कर ही सही अखलाक हुसैन अपने मकसद में कामयाब हो गया था। उसे उकसाकर हाथापाई तक पहुंचाने में बात इतनी सी देर में झड़प जंगल की आग की तरह गांव समेत पंचायत तक पहुंच चुकी थी, जिस पर दाजी के गुस्से का लावा फूटना लाजिम था। सरासीमा सी दी जान ने ढाल बनना चाहा, पर दाजी के तेवर देख दिल महसूस कर रह गए। जबकि हाकिम सरकार नामी आतिश फिशान जिस पर फूटना था वो इत्मीनान से जैकेट का कोना झटकता अंदर दाखिल हुआ। बैठक की दहशतज़दा फिजा दाजी की जलाली धाड़ से थर्रा रही थी। सब अपनी जगह दुबक कर यूं बैठे थे कि सांस भी अगर जोर से लिया तो शायद अगली जब्त कर ली जाए, लेकिन वो यूं पुष्ट पर हाथ बांधे कीमती कालीन के नक्शो निगार को जूतों के साथ खुरच रहा था, जैसे बोरिंग फिल्म के टिकट्स लेकर अब टाइम पास कर रहा हो। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आखिर ज़रूरत क्या थी तुम्हें अखलाक हुसैन का रास्ता रोकने की? भड़कते इश्तियाल से दाजी की आवाज़ बुरी तरह मुर्तइश थी। उसने पहले मेरे ट्रकों का रास्ता रोका था। उसकी निगाह बेखौफी से एतराज़ में उठी। तो तो या तो कल मुकर्ररा वक्त पर डिलीवरी नहीं पहुंचती और एक अच्छा सौदा मेरे हाथ से निकल जाता, या फिर वन वे सड़क को आधा घेर कर अखलाक हुसैन की खड़ी ट्रकों की साइड से गुजारने की कोशिश में कच्ची लकड़ियों से भरी ट्रकें लुढ़क जाती और ड्राइवर समेत उस पर सवार मजदूरों की जान पर बनाती। पुष्ट पर बाजू बांधकर गर्दन को उठाकर उसने एक एक लफ्ज़ को दांतों तले पीसा था। तो हमें तुम ये सब पहले भी तो बता सकते थे ना, बजाय खुद जाकर टीपू सुल्तान बनने के। बिना मुतासिर हुए चढ़ाई हुई जिस पर वो कुछ शक कहने की ख्वाहिश दबाता लब पैवस कर गया। बात कुछ नहीं है बाबा साहब, उसे बस मौका चाहिए अपनी हरीफगिरी झाड़ने का, अपने मुंतकम अजाइम को अंजाम देकर हमारी साख खराब करने का। तनफ्फुरज़दा निगाहों से उसे घूरते शहबाज उस्मानी ने हंकारा भरा, जिस पर अपनी नशित संभाल रहे दाजी ने फहमाइशी निगाहों से उन्हें देखा तो वो निगाह झुका गए, जबकि दिलावर की इस्तेज़ाइया चुभती निगाह अपने बाप पर गई जिसकी नज़रें आज भी झुकी हुई थी। मैं जा सकता हूँ अगर आपकी तकारीर हो गई हो तो? कोफ से गर्दन को दाएं बाएं झटका देकर कड़कड़ाते हुए उसने पूछा। कल पंचायत में हाजिर रहना और इलेक्शन तक हालात नाजुक हैं, अपने हाथ पैरों पर काबू रखो। नरमी से मुबर्रा अंदाज में दाजी ने तंबीह की, जिस पर उसके उठते कदम रुके। मेरे हाथ पैर की गारंटी मुकाबिल की हरकतों से एक्सपायर होती है, आप भी जानते हैं। तुम जानते हो वो तुम्हें जानबूझकर उकसाता है, उससे भी मालूम पड़ना चाहिए मुझे उकसाकर वो अपनी जिंदगी से खेल रहा है। शाने से नादीदा गर्द झाड़ता वो हटीले अंदाज में कहता, यूं शाने बेनियाजी से निकला जैसे इतनी देर तक दाजी दीवारों पर गुस्सा निकाल रहे थे। बाबा साहब, ये लड़का हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर, इसका नाम भी है एक दिलावर। दाजी ने बदिक्कत नागवारियत उस पर टोका था। दूसरा, हम सभी जानते हैं अखलाक हुसैन कैसा बदकुमाश फितरत का इंसान है। हकीम साहब के मामले में नाकामी के बाद उसने बहुत से ओछे हथकंडे अपनाए हैं, और जब उन सारों पर दिलावर ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया तो उसके काम को निशाना बनाया, जिसके पीछे वो रात दिन का फ़र्क मिटाकर खुद को झोंक देता है। सारी मालूमात है मेरे पास। माथे पर सोचो तनाव के बल नमूदार के वो भींचे हुए पुरसोच अंदाज में बोले, आपको कैसे पता? अहमकाना सवाल हमें सख्त नापसंद है। माजरत। जफ़र जिलानी फ़ौरन सटपटाए। बागी है वो, सरकशी उसके लहू में दौड़ती है। साथ आदमी नहीं रखना चाहता हमारे, इसलिए साया छोड़ दिया है हमने उसके पीछे, जो पल पल की खबर देते हैं। उस ट्रक वाले मामले पर हम आज की मीटिंग से वापसी पर काम करने ही वाले थे कि खैर कल पंचायत में हिसाब बेबाक कर लेंगे। सर झटकते वो अपना डंडा थाम कर उठ खड़े हुए। अखलाक हुसैन के ओंगे बोंगे साजिशों को वो नज़रअंदाज कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन से पहले ऐसी बौखलाहट का दौरा उसे हर बार ही पड़ता था। आते हुए बाग के पीछे शहर को जाती उस सड़क का नज़ारा भी कर आए थे, जहाँ से अखलाक हुसैन का कोई कारोबार नहीं चलता था। महज दिलावर को ट्रिगर करने के लिए उसने तरतीब से 8 से 9 बड़ी बड़ी लारियाँ ऐसे सड़क के किनारे खड़ी की थीं कि छोटी मोटी गाड़ियाँ तो गुजर सकती थी, लेकिन बड़ी गाड़ी का गुजर मुश्किल था, और ज़बरदस्ती कोशिश की सूरत में खेतों में ट्रक के लुढ़क जाने का कभी इम्कान भी। चूँकि उस्मानी खान
خاندان کی لے دے کر ایک ہی کمزوری تھی، دلاور عثمانی، اکھڑ مزاج، سرکش، جسے لوگ کم ہی پسند کرتے تھے، جس پر لگا کوئی بھی الزام اس کے لیے بنا تصدیق ایمان لایا جا سکتا تھا، کیونکہ صف اول میں اس کے نام نہاد اپنے ہی کھڑے ہوتے تھے۔ اور اس کی کمزوری تھی اس کا باغ گلستان بہار، جسے اس نے خون پسینے سے سینچا تھا، جہاں سے جڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے بے حد عزیز تھیں، جسے اخلاق حسین کا عامیانہ دماغ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ کئی مرتبہ اس حماقت کا خمیازہ بھگتنے کے باوجود بھی بہران، آخر تمہیں کیا ضرورت تھی اس لڑکے کے پھڈوں میں پڑنے کی؟ اسے عادت ہے کبھی اس سے تو کبھی اس سے سینگ لڑا کر جھمیلے کھڑے کرنے کی۔ دی جان کے اصرار پر کاٹیج کے لیے نکل رہا وہ تون و کرہن واپس آیا تو ہال میں دبی آواز میں ناظمہ بیگم کو بہران پر غصہ ہوتے، اسے ناراض ہوتے دیکھ آنکھوں میں دلچسپی لیے قدم روک گیا۔ ہاں بہران، یہ سب جھمیلے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں، تم بہت عزیز ہو ہم سب کو، تمہاری جان بہت قیمتی ہے ہم سب کے لیے، ایسے ہی ارے گہرے کے پچھڑوں میں پڑھ کر خود کو نقصان مت پہنچاؤ۔ سمرا بیگم محبت سے لبریز لہجے میں دلاور کے لیے نفرت ہی نفرت پنہا کیے نثار گئی، جس پر دلاور کے لبوں پر رقصاں زخم خوردہ مسکراہٹ گہری ہوئی، جسے دیکھ دی جان کا کلیجہ پسیجا تھا۔ چلو بچے، اس کے بازو کو تھامتی دی جان ملتجی ہوئی، ساتھ اپنی محبت کو کوسا بھی، جس سے مجبور ہو کر وہ اسے یہاں رہنے پر مجبور کرتی تھی، جہاں ہر کوئی اسے گھائل کرنے کے لیے لب و لہجے کے اور لفظوں کے زہر میں بجھے تیر سب فاقیت سے داغنے کو اسے تیار رہتا تھا۔ ریلیکس جانے دلاور، مزہ آ رہا ہے مجھے تو۔ اس نے اطمینان سے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر انگوٹھے سے سہلایا، چپتی ہوئی نظریں دلچسپی کے ساتھ وہیں مرکوز تھیں۔ وعدہ کرو آج کے بعد تم اس کے کسی معاملے میں نہیں پڑو گے۔ ناظمہ بیگم نے ہاتھ آگے کیا۔ ماسا پلیز، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ بہران جھلا گیا تھا، ان لوگوں نے تو رائی کا پہاڑ ہی بنا دیا تھا، اس لڑکے کے چکر میں اپنا میزان کھو چکی ہوں۔ بہران، تم پر ایک خروچ بھی میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ لڑکا بہت خطرناک ہے، اس کا سایہ، جس پر آدھی ادھوری معلومات کی بنا پر ناظمہ بیگم ہسیانی ہو رہی تھی۔ فار گاڈ سیک ماسا، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ یہی وجہ ہے جو میں یہاں نہیں آنا چاہتا، شدید وحشت ہوتی ہے مجھے یہ سب دیکھ کر، اور دلاور نے مجھے وہاں نہیں بلوایا تھا انوالو ہونے کے لیے، اور نہ دلاور کی کوئی غلطی ہے، اس کی جگہ میں، میزان یا کوئی بھی ایکس وائی زی ہوتا نا، اس کا بھی اپنی وائف کو بیچ میں گھسیٹنے پر وہی اگریسو ریئیکشن ہوتا جیسا اس کا تھا۔ جھلائے کسی قدر دکھ بھرے انداز میں کہتا وہ بنا مزید ایک پل بھی رکے ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ باقیوں کے برعکس پوتے کی سوچ پر مسرور ہوئی دی جان نے وائف والے ٹوئسٹ پر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جو نگاہ چراتا سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا کہ داجی نے آواز لگائی، کھانے کی میز پر چلو، سب وہاں جا رہے ہیں، نیک بخت آپ بھی آئیں۔ اسے روکتے داجی نے دی جان کو بھی اشارہ کیا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہر بات پر اختلاف تو جیسے اس کی عادت بن چکی تھی۔ نیک بخت، بقیہ الفاظ حرف کرتے داجی نے دی جان کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، اب میں کچھ کہوں گا تو آپ خفا ہوں گی، چلو۔ دی جان نے اس کا بازو تھامتے زبردستی اسے اس طرف رخ کر دیا تھا، زبان سے نہ صحیح لیکن تاثرات سے سب نے ہی ناگواریت کا اظہار کیا تھا۔ باقی ینگ پارٹی میں سوائے رخسار کے کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا اس کا۔ بھابھی سا نے دال کی جگہ آپ کے لیے یہ بنایا۔ دال کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ ملازمہ کی مداخلت پر حیرانگی سے ٹٹکا، ساتھ بھویں سکوڑ کر اس نے ملازمہ کو دیکھا۔ جی چھوٹی بھابھی سا نے کہا ہے۔ ڈونگا اس کے قریب کھسکاتی اس کے تیور دیکھ ملازمہ نے حلق تر کیا، اب گھور کیا رہے ہو، لو بیوی نے بنایا تمہاری۔ داجی نے بیوی پر زور ڈالا، آپ لے لیں۔ اس نے فوراً ڈونگا اٹھا کر اس کی سمت کیا۔ میں تو لوں گا ہی۔ داجی بھی فوراً تھام گئے۔ بچی کتنا خیال رکھتی ہے میرے دلاور کا۔ داجی کے بعد کٹوری میں دال نکال کر دلاور کی پلیٹ میں رکھتی دی جان نہال ہوئی تھی، بس آپ کا بچہ بھی قدر کر لے اس بچی کی، ورنہ حویلی والے حکیم صاحب سمیت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سمرا بیگم کی آواز اتنی تو اونچی تھی کہ سبھی محظوظ ہو سکیں۔ سمرا خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ داجی کا تنبیہی لہجہ ابھرا تو وہ سر جھکا گئیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اپنی جگہ بیٹھی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھی۔ وہ ملائم چہرے پر وہی ٹھہرے دریا سا سکون رقصاں تھا، کہیں کسی تناؤ یا تلخی کا شائبہ تک ڈھونڈنے سے مفقود تھا۔ آہٹ پر پلکوں کی جھالر اٹھاتی پتلیاں بالکل آئینے کی طرح صاف تھیں، کہیں کوئی تعصف یا تردید کا گدلا عکس ان چشمے غزالی کی چمک کو ماند کرنے کے لیے نہیں ابھرا تھا۔ تازہ تازہ جھڑپ پر الزام دیتی برہم اور تمسخر بھری نگاہیں، دبا دبا لہجہ، تقریباً سبھی کا اس نے دیکھا اور سنا تھا۔ پھر کس طرح ممکن تھا کہ اس کی سماعت تک بات نہ پہنچی ہو؟ پھر یہ اس قدر پرسکون کیوں ہے آخر؟
वो उलझा सा वॉशरूम गया, चेंज करके वापस आता अपनी जगह बैकग्राउंड से टेक लगा कर बैठा। फ़ोन में बिला वजह उंगलियां चलाते कई मर्तबा उस पर गई निगाह, लेकिन वहाँ कोई तगय्युर नहीं आया था। सुनिए, झल्ला कर फ़ोन साइड पर रखता वो दराज होने लगा कि मुदर पुकार समात में गूंजी। कहिए। वो झट यूं नीम दराज से मुस्तैद होकर बैठा जैसे उसी पुकार का मुंतजिर हो। मुकद्दस उसकी फुर्ती पर सटपटा गए। वो हमें आपसे कुछ पूछना था। आह, तो नो रिएक्शन, सीधा एक्शन। नॉट बैड हकीम साहिबा। बदगुमानी के कमीने ख्याल ने फौरन जहन को झुंझुनाया। कहिए, क्या पूछना है आपने? गला खंकार कर वो पूरी तरह मुतवज्जो हुआ। जवाबन उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही मुकद्दस कंफ्यूज होती, लब चबाती हुई और आंख उलटने लगी थी कि आया पूछे या जाने दे। पूछ भी चुके, सीधे मुंह कलाम ना करने वाला आज उसके तवक्कुफ लेने पर खफा हो रहा था। वो हम पूछना चाह रहे थे कि मतलब हमें जानना था कि दाल कैसी बनी थी। 2-3 बार रब तोड़कर उसने बिलाखिर बात मुकम्मल की। तो आप जानना चाह रही हैं कि दाल, व्हाट दाल? तल्ख सवाल सुनने के लिए बेताब समात में दाल पड़ने पर उसने अपनी जगह उछलकर अचंभे से दीदे फाड़कर अपनी ज़ौजा मोहतरमा को देखा, जो बेतुका सवाल दागकर यूं घबराहट से और आंख उलट रही थी जैसे उसने रॉकेट साइंस का फॉर्मूला पूछ लिया उससे। वो गुज़िश्ता दिनों आप घर होते नहीं थे, जिस वजह से हम आपके ज़ख्मों की हालत नहीं देख सके। घर दाल बन रही थी। दीजान ने बताया कि आपको दाल बहुत पसंद है, लेकिन ज़ख्म में दाल खाना ठीक नहीं होता, इसलिए हमने आलू की दाल बना दी थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। चंद साथ उसकी सदमा ज़दा निगाहों के हिसार में वैसे ही रहने के बाद वो वजाहतन अनाप शनाप बोलकर खुद खज्जल सी हुई। जवाबन दिलावर ने तवील सांस फिजा के सपुर्द करते आंखें सुखेड़ कर खोजती निगाह से उसके एक एक नक्श को जांचा कि आखिर कहाँ मोहतरमा वो तलखियाँ और इंकशाफात के हैरत अंगेज तासुरात छुपा कर रखती हैं। लेकिन बेसूद आईना जबीं से लेकर गलाफी आंखों तक और वहाँ से शंगरफी लब तक सभी पर मुकाबिल का भरपूर इख्तियार था। देखते हैं कब तक। हंकारा भरता वो झल्ला कर अपनी जगह दराज हुआ। मुकद्दस उठकर लाइट ऑफ करती अपनी जगह पर आकर बैठती, उसकी पुश्त देखती उंगलियां चटखाने लगी। वो हमें एक और बात भी पूछनी थी, अगर आप खफा ना हो तो। हिम्मत मुश्तमे करते उसने फिर साबका अंदाज दोहराया। अपने रिस्क पर पूछें, मेरी कोई गारंटी नहीं। वैसे ही खासा संकी बंदा हूँ। पिछले तजस्सुस का सत्यानाश मारे जाने पर हिसाब बराबर करते उसने हरी झंडी दिखाई। वो हम अपने अब्बा से मिलने जाना चाहते हैं। उसने झिझक कर मुद्दा रखा। तो चली जाएं। जवाब सेकंड में बेनियाजी में लिपटा आया था। वाकई ले चलेंगे? पुरजोश ऊंची आवाज़ पर दिलावर की गर्दन हैरत से उसकी सिमत घूमी। उसका अलवही खुशी से ताबनाक चेहरा, तारों सी चमकती आंखें देखकर वो लहजे भर के लिए मसहूर कुन रह गया। मैं जाकर क्या करूँगा? निगाहों का इर्तकाज तोड़े बगैर इस शहर से निकलकर वो लाताल्लुकी का इजहार कर गया, जिस पर नैनों के रोशन दीप पल में तारीक हुए। साथ ही वो संजीदा मुरझाए चेहरे के साथ अपनी जगह करवट लेकर सरतापा चादर में यूं रोपोश हो गई, मानो नाराज हो गई हो। लेकिन बावजूद कोशिश के उसे अपनी गलती नजर नहीं आई थी कहीं भी। मुझे क्या? बेतनाई का खूल चढ़ा था। वो भी शाने उचकाकर पुश्त मोड़कर आंखें मूंद गया, लेकिन जहन से सेकंड में अलवही खुशी से चांद को मात देता चेहरा फिर अमावस की रात की तरह तारीक हुई बुझी बुझी आंखें जैसे चिमट ही गई थी। सो गई आप? जहन में पड़े गिरा से आजिज आकर उसने गुत्थी सुलझाने के लिए होले से आवाज़ निकाली, लेकिन जवाब निदार। फिर गर्दन तिरछी करके देखा, दूसरी तरफ कोई हलचल नहीं थी, जिस पर एक बेसबब बेकली सी नींद में जाने तक उसको बेचैन करती रही थी। सुनो जाना, मैं बेफिक्र बागी सा लड़का तुम्हारी खामोशी से फिक्रमंद हो जाता है। मेरी बेपरवाह बिरागी फितरत तुम्हारी बेरुखी की परवाह करती है। आप उस नालायक की हरकतों को सोचकर खुद को हल्कान नहीं करें। हरकत तो बिलाशुबा अपने जैसी हरीफ की है, लेकिन पस मंज़र को देखते उसे माफ़ी मिल सकती है। पंचायत के लिए निकल रहे दाईजी ने फिक्र की परछाइयों से जोजा के मुरझाए चेहरे को देखते मखसूस अंदाज में ढारस बंधाई। कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं उसकी जगह होता और कोई आपके लिए ऐसी अनाप शनाप बात निकालता तो मैं भी उसका चोखटा बिगाड़ने से। आपको तो खुश होना चाहिए कि कहीं तो वो नालायक मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है। उनके दोनों शानों पर नर्म गरीफ बनाते वो शरारत से बोले तो दीजान झींक गई। आपको देर हो रही है। शॉल उठाती वो निगाह झुकाए बोली, मेहरबानी। मोहब्बत पाश निगाहों के हिसार मिली उनके आगे शाने झुकाते। दाजी उनके शर्माने की अदा पर कुर्बान गए थे।
इस बैग में दवाइयों के साथ स्वेटर भी है, याद से पहन लीजिएगा। शाम होते ही सर्दी बढ़ रही है, लिहाजा लापरवाही नहीं कीजिएगा, काम होते रहेंगे, सेहत ज़रूरी है। बैग उनकी तरफ बढ़ाती वो नर्म लहजे में इस्तेहकाक लिए बोली, आपका हुक्म कभी ताजवर उस्मानी ने टाला है क्या? सर को ज़रा सा खम देते उन्होंने बैग संभाला। एक और गुजारिश थी, आप हुक्म करती अच्छी लगती हैं, दाजी तरंग में बोले, जिस पर दीजान नफ़ी में सर हिलाती लिजा सी गई। काफ़ी साल हो गए हैं इस स्वेटर को, शहर जाएं तो नया ले लीजिएगा। ये तो नामुमकिन है, इसे आपने अपने प्यारे हाथों से हमारे लिए बनाया, इसकी जगह नहीं बदल सकती। इसके अलावा कुछ कहें? सर आंखों पर उनका वही साबका जवाब, अल्लाह अल्लाह, शहबाज के अब्बा, सारा रोमांस आज ही झाड़ लेना है क्या आपने? बंदा कान भी बंद करे तो कितनी देर। धड़ से दरवाज़ा खोलकर वो खीर में नमक की तरह हाजिर था, जिस पर हड़बड़ाई दी जान उसके पीछे बारान को मुस्कुराहट जब्त करता खड़ा देख खिफ़त के मारे सर झुका गई थी, जबकि दाजी का पारा चढ़ गया था। तुम फिर से नाजिल हो गए, जाहिर है अपनी जाने तमन्ना का दिल बहलाने आए हो। आप तो दो मीठी बातें चिपका कर चल देते हैं। आंखें मसलता वो बेतकल्लुफी से अंदर दाखिल हुआ। इतनी ही फिक्र है तो इनकी गोद में एक पड़पोता क्यों नहीं डाल देते? दिल बहला रहेगा इनका। बरजस्ता अंदाज में इंतहाई जाती वार होने पर जहाँ उसके लब वाह होकर मफहूम अखज़ करते तेज़ी से पैवस्त हुए, वहीं दी जान और बारान ने दांतों तले लब दबाते उमड़ आई हंसी को दबाया, जबकि वो दाजी की खुद पर गड़ी हज उठाती नज़रों से तज़बज़ब का शिकार आईने के मुकाबिल जाकर उलझे बालों को दिल जमई से सुलझाने लगा, जैसे यही उस वक्त सबसे अहम काम था। लेकिन दाजी भी दाजी थे, दाम में आए दुश्मन को छोड़ कैसे देते? जवाब नहीं दिया। उसके बराबर आकर खामखा चादर दरुस करते उन्होंने तूल दिया, सवाल पसंद नहीं आया मुझे। नखुवत से कहता वो फ़ौरन उस फ्रेम से दूर हुआ। सवाल किस काफिर ने किया है? मैंने तो मुखलिसाना मशवरा दिया है। लुत्फ लेते उन्होंने फिर निशाना लिया। मैं दुश्मनों से मशवरे नहीं लेता। लहजा मोतरज़्म लगकर चिड़चिड़ा हुआ था। पर दुश्मन की बीवी से झूठी मोहब्बत का दावा तो करते हो ना? वो उसकी फरार की कोशिश जाहिर करते मुकाबिल इस्तादा हुए। मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है। उसका लहजा भींचा। तो साबित करो। चैलेंजिंग नजरें उसके खिफ़्फ़त व खौफ से तपे तपे चेहरे पर गाड़े उन्होंने सीने पर इत्मीनान से बाजू बांधा, जैसे उन्हें कोई काम ही ना हो। जाने दिलावर, आज आपके सरताज को अपनी सल्तनत की सैर पर नहीं जाना? खामखा में मस्खरी किए जा रहे हैं। तैश भरे अंदाज में बिलाखिर एक कोने में बारान के साथ खड़ी महजूज हो रही दीजान की बारी आई। अपने लाडले से कहें, नेकबख्त, किस्मत अच्छी है जो मुझे एक अच्छी जगह जाकर फिर पंचायत में शिरकत करनी है, वरना हाकिम सरकार अथरे घोड़े की सवारी और जाल में आया शिकार कभी ऐसे ही नहीं जाने देते। गलत वक्त पर वाइब्रेट हो रहे फ़ोन पर नज़र डालते उन्होंने जताया, जिसमें कुछ मज़ेदार मौका निकल जाने का मलाल भी था। नवाजिश। वो हंकारा भरता बेड की सिमत बढ़ा था। ठीक 2 घंटे बाद इसे कहिए सरपंच साहब के डेरे पर एजाज़ वसूलने पहुंच जाए। और हाँ नेकबख्त, बैग लेकर दरवाजे के सिमत बढ़े। दादी के कदम दहलीज पर ठिठके, साथ ही किसी कमीने ख्याल से उनका बारूक चेहरा चमका था। आंखों का ऑपरेशन आपका हो चुका है और सर्दियों में बुनाई का शौक आप रखती हैं, सो शहर वापसी पर रंग बिरंगे ऊन और करोशे लेकर आऊँगा, ताकि इस सर्दी बुनाई से दिल बहलाएं और अगले बरस पहनने वाला आ ही जाएगा आपके खैर ख्वाह के तुफैल। भड़का देने वाले अंदाज में आखिरी मिसाइल नवा शगुफा छोड़कर वो उसके तासुरात देखने की ख्वाहिश दबाते बाहर निकल गए। इंशाल्लाह। दी जान ने सिद्के दिल से बावाज़े बुलंद मोहर लगाए। मैं सो सकता हूँ आज की तारीख में? उधर बेड पर दराज होता वो जल भुन कर रह गया। जी नहीं सो सकते आप, दी जान का खड़ा जवाब था। बारान खामोश तमाशाई का किरदार जारी रखता जाकर दी जान के तख्त पर बैठ गया। जल्दी से उठो, तैयार होकर पहले बच्ची को मैके छोड़ो, फिर पंचायत जाओ और उसके बाद वापस से हकीम साहब के पास ही जाना है तुम्हें। कि क्या मतलब हुआ इस बात का? यक्के बाद दीगरे फरमान की बारिश पर वो एक जश्न में नशिस्त छोड़कर दीजान के मुकाबिला जवाबन दीजान ने बेतकान फिर से होना शुरू किया। कोई फ़लसफ़ा नहीं सुनाया मैंने तुम्हें जो अलग से तशरीह पेश करूं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया तुम लोगों की रुखसती को और उस बच्ची को अपने मैके वालों से मिले हुए। वो मासूम शर्म लिहाज से कह नहीं रही तो क्या हम भी बेहिस बन जाए? एक तो मैं झमेलों में उलझकर भूल गई तुम्हें तो कम अज़ कम एहसास करना चाहिए था आखिर को। एक मिनट, ये सारा मलबा चारों तरफ से आकर मेरे सर पर क्यों गिरता है? मैंने किसी को बांध कर नहीं रखा, खामखा मुझ पर बल नहीं फाड़े।
मुखामखा मुझ पर बिल ना फाड़ें। हाथ खड़े करता वो बेजारियत से अपने तई सारे मामले से बरी उस जिम्मावा। अब तुम मेरा दिल दुखाने वाली बात कर रहे हो दिलावर। दीजान मुतासुफ हुई। अब मैंने क्या कर दिया? वो झल्लाया। दीजान खामोश नजर उस पर डालती तपाई की तरफ बढ़ी। ये थाल लेकर अपने कमरे में जाओ, इसमें तुम्हारे और मुकद्दस के कपड़े हैं। तैयार और एक खुशबाश ब्याहता जोड़े की तरह बच्ची को लेकर उसके मैके जाओ। तपाई पर रखे थाल को उठाने का इशारा करती वो हुक्मिया अंदाज में बोली, लेकिन वो स्पाट तासुरात संग खड़ा टस से मस ना हुआ। दिलावर, रिश्ते एहसास से बनते हैं, एहसास से निभाए जाते हैं। मुकद्दस अपने दादा के बेहद करीब है, जिस तरह तुम मेरे हो। कभी एक दिन भी अपने दादा से अलग नहीं रही थी वो शादी से कब, और तुम्हारे साथ रुखसत होने के बाद 1 महीने से ऊपर हो गया है। उसने इस शफीक हस्ती का चेहरा तक नहीं देखा जिसे देखे बगैर उसका दिन शुरू नहीं होता था। और तुम उसे सब्र ज़ब्त कहो, इशारों कुर्बानी कहो या औरत के खमीर की लचक, जो उसने एक मर्तबा भी शिकवा तक नहीं लाया ज़ुबान पर। कोताही नहीं हुई, कोताही नहीं बरती अपने फ़र्ज़ से। हमारे भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं ना उसकी तरफ। मैंने कल उससे कहा भी था कि तुमसे पूछ ले, शायद वो झिझक के मारे पूछ नहीं सकी। तुम सामने जाकर उसे चलने का कहोगे तो बच्ची खुश हो जाएगी। जाओ मेरे बच्चे। अपने नर्म हलावट से पूरा एहसास की हिद्दत से गुदाज लहजे में समझाते उन्होंने उसके शाने पर दबाव डाला तो वो एक नज़र उनके पुरुम्मीद, पुरनूर और पुरमुनव्वर चेहरे पर डालकर खामोशी से थाल उठाता कमरे से निकल गया। अल्लाह तुम्हारे जोड़े में बरकत दे बच्चे। उसकी पुश्त देखते शादमानी से मुस्कुराती दीजान अब हल्का फुल्का महसूस कर रही थी।